सो इस सेशन में जो हम टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं वो है हमारे व्हाट इज ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल हमारा क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड इट, ऐसे क्या रिक्वायरमेंट थी जो हमें ओएसआई मॉडल की ज़रूरत हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की, ओएसआई मॉडल जो है बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है। जैसे कि हम जानते हैं अगर दो लोग भी आपस में बात करते हैं, सपोज दो लोग आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए, लाइक हाय हाउ आर यू। सो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं और कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाते हैं। सेम अगर मैं बात करूँ मेरे कंप्यूटर डिवाइसेस की, अगर मेरे कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है सो इनके लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। सो अगर मैं बात करूं ओएसआई की, ओएसआई इज जस्ट बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर आवर आईटी इंडस्ट्री और आवर कंप्यूटर नेटवर्क। अब ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जो हमें ओएसआई जो लेयर है, ओएसआई मॉडल है, इसकी जरूरत हमें जरूरत पड़ी। आज से कुछ साल पहले मार्केट में दो ब्रांड्स थे जिनके बीच में कंपटीशन था सबसे ज्यादा एक टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए, जो थे हमारे आईबीएम और दूसरा था हमारा डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अब आईबीएम ये भी चाहते थे कि सबसे मार्केट लीडर बने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ये भी चाहते थे कि मार्केट लीडर बने। सो इन दोनों के बीच में सबसे एक बड़े आईटी मैन्युफैक्चरर बनने के लिए एक रेस थी। अब ये दोनों तो एक दूसरे के लिए दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, कंपटीशन था इन दोनों के बीच में, दोनों अपने लिए डिवाइसेस बनाते थे। बट कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, क्लाइंट को सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इनके जो डिवाइसेस थे वो कंपैटिबल नहीं थे एक दूसरे के साथ। सपोज अगर मेरी कंपनी है जहां पे मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट आईबीएम की मशीन यूज करता है, सो मुझे आईबीएम की मशीन के साथ मेरा प्रिंटर जो है वो भी मेरा आईबीएम का होना चाहिए, मेरा जो सेकेंडरी स्कैनर रहेगा वो भी मेरा आईबीएम का होना चाहिए। सो मुझे जो है एग्जैक्टली सेम वेंडर के ही इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ते थे। और इन केस अगर मेरी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट के पास डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के डिवाइसेस हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास आईबीएम के डिवाइसेस हैं, सो ये दोनों जो थे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास मार्केट में एक मॉडल आया जिसको आईएसओ ने लॉन्च किया एंड दैट मॉडल वाज नेम्ड एज ओएसआई मॉडल और द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अब अगर हम बात करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल की, स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ओएसआई मॉडल से हमें सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ये था कि हमारे डिवाइसेस जो थे वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, चाहे वो किसी भी वेंडर्स के हों, वेदर इट इज़ माई आईबीएम मशीन, माई एप्पल मशीन। दो वेंडर्स जो थे वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। It deals with open system, that means a system that is open for communication with other system. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आईबीएम की मशीन एचपी से या किसी भी दूसरे वेंडर से इंटरेक्ट कर सकती थी, विंडोज मशीन हमारे डेल से इंटरेक्ट कर सकती थी, सॉरी विंडोज मशीन हमारे मैक ओएस से इंटरेक्ट कर सकती थी, लाइनक्स ओएस से इंटरेक्ट कर सकती थी। सो दैट वाज अ प्रॉपर यू कैन से network of, or you can say proper communication with different vendors as well. एंड आईएसओ की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हमारे पास डब्ल्यूएचओ है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारे लिए सब स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है, आईएसओ ने ही हमारे आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए इस ओएसआई मॉडल को जो है एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर सेट बनाकर लॉन्च किया। ये जो हमारा कंप्लीट ओएसआई मॉडल था, इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में, बट इसको जो है अडॉप्ट किया गया था 1984 में। इसमें 7 लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा ओएसआई मॉडल क्या है और किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली जो हमारा ओएसआई मॉडल है ये टू एंड फ्रो मोशन में वर्क करता है, यानी जो मेरा डेटा मूव करता है वो रिसीवर को रिसीव होता है, या इन शॉर्ट बोलूं एक सेंडर होता है जो डेटा को सेंड करता है और रिसीवर जिसके पास डेटा रिसीव होता है। सपोज मैं इंडिया में बैठकर अपने एक फ्रेंड से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड है आमिर जो करेंटली यूएस में है। मैं अपने फ्रेंड के साथ
इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, या फिर सिंपली कहें हम दोनों की कंपनीज हैं। मेरी एक कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, मेरा फ्रेंड है आमिर, मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने अपना एक प्रॉपर एक डेटा या एक प्रोजेक्ट टाइप किया विद ऑडियो एज वेल, और वो मेरा डेटा जो था, बिकॉज आई एम इन इंडिया, सो मैंने उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की है वो है हिंदी। नाउ मैंने अपना डेटा जो है मूव किया अपने पीए के पास, और इन शॉर्ट बोलूं तो मेरी प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन वर्क होता है वो हमारे डेटा को ट्रांसलेट करता है, वो हमारे डेटा को प्रेजेंटेबल बनाता है। प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि जैसे हमारा लाइक एप्लीकेशन लेयर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटा को, जैसे मैंने अपना डेटा ट्रांसमिट किया, सो जब रिसीवर के पास जाए तो वो डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो जिससे हमारा डेटा जो है प्रेजेंटेबल रहे। सो मेरे पीए ने रियलाइज़ किया कि मेरा जो डेटा है मैंने हिंदी में किया है, बट आमिर को जो है वो हिंदी लैंग्वेज नहीं आती। सो मेरा जो पीए है वो इस हिंदी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर कुछ ऑडियो फाइल्स भी रखी थी। अब वो मेरी ऑडियो फाइल्स जो थी वो एक अलग फॉर्मेट में थी, जब आमिर उसको यूज करें सो उनके लिए एक्सेसिबल रहे, इसलिए मेरा जो पीए है वो इनको भी चेंज कर देगा, फॉर्मेट्स जो है इनके चेंज कर देगा। देन मेरे पीए ने ये डेटा जो है मूव किया हमारे सेक्रेटरी को। नाउ सेक्रेटरी या हमारा सेशन लेयर जो है, सेशन लेयर का जो मेन मोटिव होता है वो हमारे एक सेशन को क्रिएट करना होता है। ये हमारे सेशन को बनाता भी है, प्रॉपरली मैनेज भी करता है, एंड हमारा सेशन एंड भी जो है हमारा सेशन लेयर ही करता है। अब सेशन लेयर जो है, या इन शॉर्ट कहें हमारा जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं, वो आमिर की कंपनी के सेक्रेटरी को कॉल करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आमिर ही वो राइट पर्सन है जिसको हम डेटा शेयर कर रहे हैं या नहीं, ताकि हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। अब जब ये सेशन हमारा स्टैब्लिश हो चुका है, अब मेरे सेक्रेटरी ने इस डेटा को मूव कर दिया हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर या जो हमारी डिलीवरी टीम थी, अब हमारी डिलीवरी टीम ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। ये हमारा जो प्रोजेक्ट था दैट वाज अराउंड 10 GB। ये हमारा 10 GB का प्रोजेक्ट था, जिसको प्रिंट करने के बाद बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हमारे हो गए। सो हम हार्ड कॉपी भी शेयर करना चाहते हैं। सो इन्होंने क्या करा, इस 10 GB के डेटा को 2 GB के ब्लॉक्स में 5 पेन ड्राइव्स के अंदर ऐड कर दिया, ताकि हमारा डेटा इजीली मूव हो सके। उसके अलावा जो हमारे पेजेस थे, इन्होंने इन पेजेस को भी प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट फाइल में प्रिंट किया, ताकि हम इनको जो है आराम से डिलीवर कर सकें। अब मेरे ट्रांसपोर्ट लेयर से ये डेटा जब मेरी नेटवर्क लेयर के पास मूव हुआ, अब नेटवर्क लेयर का काम, जैसा कि इसका नाम मेंशन है नेटवर्क, ये हेल्प करता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को आपस में इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में। सो मेरे नेटवर्क लेयर ने इन जो हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स आए थे, इन सेगमेंट्स को पैकेट में रखना स्टार्ट किया कि हम इनको किस तरह से डिलीवर करेंगे। अब यूएस भेजने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, मैं इसको बाय रोड भेज सकता हूँ, बाय शिप भेज सकता हूँ, या बाय एयर भेज सकता हूँ। सो अगर मुझे जल्दी डिलीवर करना है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाय शिप भेजता हूँ, सॉरी बाय एयर भेजता हूँ, या फिर अगर मैं बाय शिप भेजता हूँ तो मेरा जो इक्विपमेंट है वो पहुँच तो जाएगा, बट कुछ टाइम लग सकता है। बाय रोड भेजता हूँ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, और मे बी वो ख़राब भी हो सकता है। सो हमारा जो प्रॉपर एक रूट था वो डिज़ाइन हुआ कि हम इसको बाय एयर भेजेंगे। अब मेरी नेटवर्क लेयर ने इसको मूव कर दिया डिलीवरी टीम के पास, या कहूँ मेरी डेटा लिंक टीम के पास। अब डेटा लिंक टीम जो, या फिर जो हमारी डिलीवरी टीम है, इनके पास ये पूरा डेटा मूव हो गया। अब इन्होंने इसको पैकिंग करना स्टार्ट किया, पैक किया छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर। उसके अलावा मेरी डिलीवरी टीम ने सोचा कि जो मेरा मैसेज है, सपोज मेरा मैसेज है M1, जब ये मेरा मैसेज यूएस तक पहुंचे तो भी ये मैसेज मेरा M1 ही रहना चाहिए, ये रास्ते में चेंज होकर M2 ना हो जाए, यानी कि मेरा मैसेज जो है उसमें कोई एरर ना आए। सो इन्होंने क्या किया कि मेरे डेटा को सेव करने के लिए इसके अंदर स्टिकर्स लगा दिए, सील लगा दिया। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ ऑर्डर करते हैं, हमारे पास पैकेट आता है, उसमें मेंशन होता है ना कि डू नॉट ओपन दिस प्रोडक्ट और डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट इफ सील इज ऑलरेडी ब्रोकन। सो हमारे प्रोडक्ट को सेव करने के लिए इन्होंने इसमें सील लगा दिया। सील लगाने के बाद डिलीवरी टीम ने भेजा नेटवर्क टीम को, जो इसको अल्टीमेटली डिलीवर करेंगी। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि हम इसको बाय एयर भेजेंगे, सो अब हमारी फिजिकल टीम जो है वो एक फिजिकल लिंक, या जो हमारा एक प्रॉपर मीडियम है, हमने एयरवेज चूज किया था, सो बाय एयर हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी।
अब जब ये प्रोडक्ट यूएसए में रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा पहुंचा डेटा लिंक टीम के पास। डेटा लिंक टीम ने सबसे पहले वेरीफाई किया कि हाँ इसके ऊपर सील लगा है, मैसेज हमारा जो है करेक्ट है, मैसेज के अंदर कोई एरर नहीं आया। देन इन्होंने मूव किया इसको नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर के पास जब ये डेटा हमारा पहुंचा, नेटवर्क लेयर ने वेरीफाई किया कि हाँ हमारे पास डेटा एग्जैक्टली पहुंच चुका है। इन्होंने इस डेटा को मूव किया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब ये डेटा पहुंचा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने चेक किया कि हाँ ये डेटा हमारे सीईओ के लिए है, सो हमें इसको जो है प्रॉपरली उनके पास पहुंचाना है ताकि ये बीच में डेटा मिसप्लेस ना हो। उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे पैकेट्स थे, इन्होंने इन पैकेट्स को ओपन करके एक प्रॉपर सिंगल फाइल क्रिएट किया। फाइल क्रिएट करने के बाद इन्होंने इस डेटा को पहुंचा दिया हमारे सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर या फिर हमारे कंपनी के सेक्रेटरी के पास जैसे ये डेटा रिसीव हुआ, इन्होंने मेरी कंपनी को जो कि इंडिया में है एक्नॉलेज किया कि यस आपका जो डेटा था वो हमारे पास पहुंच चुका है, अब हम इस सेशन को ओवर करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, कॉज ये जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या डिलीवर हो चुके हैं। सेशन लेयर से ये डेटा गया पीए के पास। पीए ने जब डेटा को चेक किया, पीए को लगा कि हम MP3 फॉर्मेट हमारे पास एक्सेस नहीं है, सो इन्होंने इस ऑडियो को चेंज करके फॉर्मेट कर दिया वेब फॉर्मेट में। देन इसके बाद अल्टीमेटली आमिर के पास ये डेटा गया जहां आमिर ने डेटा को एक्सेस किया। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जैक्ट पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी सर्विसेज जो होती है वो आइडेंटिफाई होती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोर्ट्स की, पोर्ट्स बेसिकली एक हमारे डिवाइस में एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए, हमारे नेटवर्क में एंटर और एग्जिट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हमारे पोर्ट्स। अब अगर हम बात करें हमारे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पे, जो हमारे प्रोटोकॉल है HTTP, ये वर्क करता है हमारे पोर्ट नंबर 80 पर। SNMP वो इन स्पेसिफिक पोर्ट्स पे वर्क करता है। FTP हमारे इन स्पेसिफिक पोर्ट्स पे वर्क करता है। सो ये डिफरेंट हमारे पोर्ट नंबर मेंशन है जिनके थ्रू ये वर्क होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमारे सर्विसेज आइडेंटिफाई होती हैं, ये होता है हमारे पोर्ट नंबर 5 के थ्रू। ये हमारे एप्लीकेशन लेयर से ही वर्क स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है ये वर्क कंटिन्यू रहता है। नाउ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस दैट इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, या इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं सो एप्लीकेशन लेयर जो है एक यूजर को, एक क्लाइंट को अल्टीमेटली वो एक्सेस प्रोवाइड करती है। मैं अपने सिस्टम पे कुछ टाइप करता हूँ ए, मुझे स्क्रीन पे इंटरफेस पे ए शो होता है। सो कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें पॉसिबल होती हैं। सेम एज जब मैं नेटवर्क पे अपने ब्राउजर पे टाइप करता हूँ गूगल, सो मैंने सिंपली एक मेंशन किया है google.com, बट नेटवर्क पे एक प्रॉपर सोर्स है जहाँ पे जाके एक्सेस होने के बाद गूगल का जो वेब पेज है मेरे सामने ओपन होकर आता है। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर की वजह से। ना हमारी एप्लीकेशन लेयर पे जो सबसे कॉमनली जो हमारे प्रोटोकॉल जो वर्क होते हैं वो इस तरह से हैं। हमारे HTTP DNS होते हैं, हमारे FTP होते हैं, SMTP, टेलनेट, ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, प्रेजेंटेशन लेयर, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंटेशन लेयर जो है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डेटा को ट्रांसलेट करने में। जैसे इसमें भी ऑलरेडी मेंशन है, ट्रांसलेटिंग डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द एप्लीकेशन। जैसा कि हमारे सिनेरियो में हमारे हिंदी डेटा को कन्वर्ट किया गया था इंग्लिश में, ऑडियो को कन्वर्ट किया गया था। सो हमारा जो भी डेटा है, हमारा डेटा ट्रांसलेट होता है, कंप्रेस होता है, इनकेस अगर उसका साइज ज़्यादा है सो उसको जो है प्रॉपर साइज में मेंशन किया जाता है। प्लस एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन इन द सेंस उसको जो है सिक्योर बनाया जाता है ताकि वो डेटा बीच में जो है कोई भी एक्सेसिबल ना रहे। नाउ सेशन लेयर की अगर मैं बात करता हूँ, सेशन लेयर जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी ने किया था, सेशन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करती है एक सेशन को क्रिएट करने के लिए। सेशन जब तक हमारा क्रिएट नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, तब तक हम उसमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी ऑफिस एरिया में एंटर करते हैं, हम हमेशा मेंशन करते हैं इन टाइम और एक होता है हमारा आउट टाइम। इस ड्यूरेशन का जो भी हमारा टाइम होता है वो हमारा एक सेशन होता है। सो हमारे सेशन लेयर जो होती है हमारे इन टाइम को और हमारे आउट टाइम को, या इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं हमारे
लॉगिन को एंड हमारे लॉग ऑफ को मैनेज करता है। उसके अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है, लाइक अगर मैंने गूगल का वेब पेज ओपन किया है, मैं वेब पेज ओपन करके छोड़ देता हूँ, चाहे मैं 1 घंटा छोड़ दूँ, 2 घंटा छोड़ दूँ, कोई इशू नहीं है, मेरा सेशन कंटिन्यू है। बट अगर मैं वही बात करता हूँ मेरे बैंकिंग वेबसाइट्स की, फाइनेंशियल वेबसाइट्स की, अगर मैं थोड़ी देर तक उसके अंदर कुछ भी एक्सेस ना करूँ, कुछ भी यूज़ ना करूँ, सो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो अपने आप वेब पेज जो होता है लॉग आउट हो जाता है। हमारे सेशन के अंदर कुछ पॉलिसीज इस तरह से क्रिएट की जाती है हमारे बैंकिंग सर्वर्स में, ताकि हमारा जो सेशन है वो ऑटो टर्मिनेट हो जाए। इससे बेनिफिट ये है कि अगर मैं अपने पेज को एज इट इज छोड़कर वॉशरूम मूव करता हूं, सो कोई भी मेरे अकाउंट में इलीगली एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर की। जैसा कि इसका नाम है ट्रांसपोर्ट, सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमें हेल्प करती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर। लाइक एक सोर्स से हमारा डेटा मूव करके डेस्टिनेशन पॉइंट पे या दूसरे सोर्स तक मूव करता है। सो इसके लिए जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हमें हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इसके साथ साथ हमें एक रिलायबल डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस एरर करेक्शन में भी हमें हेल्प करता है। एरर करेक्शन इन द सेंस कि अगर मेरा डेटा m है, सो जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचे तो वो m ही रहे, ना कि m2 या m1 बन जाए। सो हमारे डेटा को सिक्योर करने में भी, ताकि उसमें एरर ना हो, इसके लिए भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हमें हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं रिलायबल सोर्स की, ट्रांसपोर्ट लेयर जो दो मेन प्रोटोकॉल्स इन पर वर्क करता है वो होता है हमारा टीसीपी एंड एक होता है हमारा यूडीपी। टीसीपी की बात करें अगर हम, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये थोड़ा सा स्लो होता है बट रिलायबल होता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूडीपी की, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये हमारा फास्ट होता है बट इसके अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं टीसीपी की, सपोज मैं दिल्ली में रहता हूं एंड मेरी फैमिली है मुंबई में, मुझे अपनी फैमिली को पैसे भेजने हैं। सो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं बैंक में जा सकता हूँ या फिर मैं मनी ट्रांसफ़र ऑफिस में जा सकता हूँ। जहाँ पे मैं पैसे डिपॉजिट करता हूँ तो थोड़ी देर के बाद मुझे एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलती है, जिससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेरा पैसा सेफ है। वहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरा जो फ्रेंड मुंबई जा रहा है या कोई भी रैंडमली एक पर्सन मुंबई जा रहा है, मैं उनके थ्रू ये पैसा भेज सकता हूँ। बट यहाँ मेरे पास कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट नहीं है, कोई भी स्लिप नहीं है। सो मुझे कंफर्मेशन भी नहीं रहता कि हाँ क्या मेरा पैसा पहुँचा या नहीं। सो अगर हम सिंपली बात करें टीसीपी प्रोटोकॉल की, टीसीपी प्रोटोकॉल में हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा डेटा जो होता है सिक्योरली मूव कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ईमेल्स में, ईमेल में जब भी हम कुछ भी एक रॉन्ग ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, सो हमारा मेल जो होता है उसमें शो करता है मेल फेल्ड या यूजर नॉट फाउंड। सो इससे हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ हमने जो था ठीक पर्सन को मेल भेजा। अगर बाय मिस्टेक मैंने मिसटाइप कर दिया, टाइपिंग एरर था, तो मेरा मेल फेल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मेरी कॉलिंग की, सपोज मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, मैंने अपने पॉइंट को कॉल किया, अपने फ्रेंड को कॉल किया एट पॉइंट बी। पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज था जिसकी वजह से कुछ बात जो था मेरे फ्रेंड समझ नहीं पाया। सो जो चीज़ें मैंने बोल दिया मेरे फ्रेंड को समझ में नहीं आया, दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन मिस हो गया। बट वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ मेरे ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल की, अगर हमारे पास कुछ डेटा बीच में मिस हो जाता है, सो हमारा ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल उस डेटा को दोबारा से रीट्रांसमिट करता है। सो देयर इज अ रीट्रांसमिशन ऑफ द सेम डेटा। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, यूट्यूब में आप चेक करते हैं, सपोज आप एक वीडियो देख रहे हैं, नेट स्लो होने की वजह से कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स बीच में मिस हो जाते हैं। सो अगर आपको दोबारा वो फ्रैगमेंट्स देखने हैं, आपको दोबारा पीछे जाना पड़ता है। सो यूडीपी प्रोटोकॉल में हमारे पास डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, this is our network layer. Now network layer is a very helpful process. It is providing a very helpful process in like transporting our entire data. Network layer, it helps in moving the packets from our source to the destination. This is my source from where the data is moving to my destination.
जैसा कि हमारे केस में हमने डिसाइड किया था बाय एयर और बाय शिप। नाउ अगर मैं बात करता हूँ मेरे नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क लेयर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो होता है हमारे एक पाथ को डिटरमिन करना। लाइक हम हमारे सिनेरियो में हमारे पास बाय रोड ऑप्शन था, बाय शिप ऑप्शन था या बाय एयर ऑप्शन था। सो हमने डिसाइड किया कि किस रूट के थ्रू हम अपने डेटा को जल्दी और इजीली मूव कर सकते हैं। सो ये वर्क करता है हमारा नेटवर्क लेयर। उसके अलावा नेटवर्क लेयर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर नेटवर्क लेयर में वर्किंग होती है, दैट इज आवर लॉजिकल एड्रेस एंड माय फिजिकल एड्रेस। अब अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल एड्रेस की एंड फिजिकल एड्रेस की, मैंने अगर एक सवाल पूछा कि हमारे इंडिया के पीएम कौन है, सबसे पहले नाम आ जाएगा माइंड में हमारे नरेंद्र मोदी। बट वहीं अगर मैं पूछूं कि नरेंद्र मोदी का घर कहाँ पे है, सो हमें एक पॉइंट के लिए सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन सर्च करने के बाद हमें गूगल मैप्स के थ्रू उनका एग्जैक्ट हमें पॉइंट मिलेगा कि वो कहाँ रहते हैं, उनके घर का एड्रेस मिलेगा। देन उसमें अगर हम डायरेक्शन ओपन करते हैं, गूगल मैप हमें डायरेक्शंस बताएगा कि पहले हमें स्ट्रेट जाना है, देन राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। सो अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल एड्रेस की, फिजिकल एड्रेस हमारी एक मशीन का एड्रेस होता है। सपोज मेरा एक नेटवर्क है, दिस इज माई नेटवर्क वेयर multiple systems are connected with each other. ये मेरे नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मेरा कंप्यूटर ए वो कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर सी के साथ। बाकी बीच में हमारे A1 A2 और एनी मेक इट A1 A2 B एंड C। ओके, अब मेरा कंप्यूटर ए कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर सी के साथ। सो कंप्यूटर ए का जो एड्रेस है एक फिजिकल एड्रेस, दैट इज माई मैक एड्रेस, इट इज माई फिजिकल एड्रेस। बट मेरा कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेगा, एक नेटवर्क का सहारा लेगा जो एक नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्टेड है और मे बी वायरलेसली कनेक्टेड है। अब उस नेटवर्क पर मेरे कंप्यूटर सी का जो एड्रेस है दैट इज माय लॉजिकल एड्रेस। सो मेरा डेटा जो है वो मूव करेगा इस पाथ से होते हुए इस पॉइंट पर, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर, देन इधर, देन मेरे सिस्टम के पास। सो डायरेक्शंस जो है जैसे हम गूगल मैप में सर्च करते हैं किसी भी लोकेशन के लिए, गूगल मैप हमें एक रूट डिफाइन करता है, एक रूट शो करता है। लॉजिकल एड्रेसिंग में भी हमारे इस तरह से रूट डिफाइन होता है नेटवर्क में। इज इट क्लियर? मूविंग टू डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, बिट्स को फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज करना। सो दिस लेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरी this layer is responsible for transmitting data frames between devices. Now डेटा फ्रेम्स जो है वो मूव होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, उसके लिए हमारा डेटा लिंक लेयर जो है हेल्प करता है। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर में जैसे कि अगर आप देख सकते हैं एरर कंट्रोल, हमने हमारे सिनेरियो में एक मैसेज भेजा M1, वो M1 रिसीवर के पास भी M1 ही रहे, उसके लिए हमने कुछ इसमें सील लगाया था ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। सो हमारे डेटा लिंक लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें से एक होता है हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मेनली वर्क करता है कि जो मैंने अपना डेटा पास किया है मेरे रिसीवर के पास भी सेम डेटा मूव करे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं फ्लो कंट्रोल की, सपोज मेरा पीसी 10 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है एंड जो रिसीवर पीसी है उसकी जो स्पीड है दैट इज 5 Mbps। सो जो रिसीवर पीसी है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि ओके 10 Mbps की जगह आप मुझे डेटा सेंड कीजिए ओनली एट ए स्पीड ऑफ 5 Mbps। सो इससे जो डेटा का फ्लो है वो ठीक रहेगा और ज्यादा कंजेशन नहीं होगा। इफ इन केस मेरा 10 Mbps का सिस्टम ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है 3 Mbps की स्पीड में, तब भी रिसीवर का सिस्टम जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि यस आई एम कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा एट 5 Mbps, प्लीज सेंड मी डेटा एट 5 Mbps। ओके, सो ये वर्किंग जो होती है हमारे डेटा लिंक लेयर पर होती है। नाउ मूविंग अहेड आवर फिजिकल लेयर।
ना जैसा कि इसके नाम में मेंशन है फिजिकल, एंड हमने अपने एग्जांपल में भी मेंशन किया था कि जो हमने रूट डिफाइन किया था उस रूट के थ्रू हमने डिलीवर किया। सो फिजिकल लेयर की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हमारे कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक माई NIC, द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, माई RJ45 केबल, लैन केबल, माई वायरलेस डिवाइसेस, एनी डिवाइसेस जिनके थ्रू मेरे कंप्यूटर जो कंप्यूटर्स हैं या मेरी जो क्लाइंट मशीन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, दैट इज माय फिजिकल लेयर। ओके, सो फिजिकल लेयर की मैं बेसिकली बात करूं, ये हमारे डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मूव करता है। डेटा जो है यहाँ पे एक अलग फॉर्म में मूव करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, क्योंकि हमारे नेटवर्क में भी अगर मैं बात करूं, नेटवर्क ऑक्टेट्स जो होते हैं वो बिट्स में होते हैं हमारे। सो हमारे डेटा को मूव करने के लिए यहाँ पे बिट्स का यूज होता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि हम अभी डिस्कस करते आ रहे थे कि हमारे पास कुछ डेटा था, जिस डेटा को पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो डेटा डिवाइड होने के बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, बिट्स, फ्रेम्स, इस तरह से हम डिस्कस करते आ रहे थे। सो हमारे OSI मॉडल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, दैट इज आवर एनकैप्सुलेशन एंड डी एनकैप्सुलेशन। जो हमारी फर्स्ट 3 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, यहाँ पे जो हमारा PDU है, PDU स्टैंड्स फॉर बेसिकली आवर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। जिस तरह से हर एक स्टैंडर्ड के लिए एक यूनिट होता है, सेम हमारे OSI मॉडल के प्रोटोकॉल्स के लिए भी एक स्पेसिफिक यूनिट दिया गया है। सो एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इनके बीच में जो हमारा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है वो होता है हमारा डेटा। जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे मूव होता है, इसके अंदर एक हमारे पास हेडर ऐड हो जाता है, दैट इज आवर सेगमेंट हेडर। सो हर एक डिफरेंट लेयर पे जब हमारा डेटा मूव होता रहता है, इसके अंदर एक हेडर ऐड होता रहता है। लाइक मैं 17 फ्लोर पे रहता हूँ, 17 फ्लोर से मैंने एक मैसेज भेजा फर्स्ट फ्लोर पे अपने फ्रेंड के पास। उस मैसेज में 17 फ्लोर से नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आते आते कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी। सो सेम जो मेरा डेटा है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक सेगमेंट हेडर ऐड होता है। जब ये डेटा मेरा नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है, इसके अंदर पैकेट हेडर ऐड हो जाता है। जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। मेरे डेटा को छोटे छोटे पीसीज में हमने पार्ट किया था, सेगमेंट्स किया था हमारे डेटा को। देन इस सेगमेंट्स को हमने पैकेट में पैक किया था। देन जब ये डेटा लिंक लेयर पे पहुंचता है तो इसके अंदर हमारे फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं। और जब हमारे फिजिकल लेयर पे जाता है तो फिजिकल लेयर में हमारे जो ये डेटा है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। सो जो भी मैंने अपना ABCD लिखा है वो कन्वर्ट होकर जब जब पहुंचता है हमारे फिजिकल लेयर के पास तो 0 1 होता है, जब वो ट्रांसमिट भी होता है 0 1 होता है। देन अगेन जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है सो अगेन ABC या जो भी मेरा मैसेज होता है। सो इस तरह से हमारा OSI मॉडल वर्क करता है। OSI रेफरेंस मॉडल कहें या OSI मॉडल ना, OSI मॉडल में जो ये 7 डिफरेंट लेयर्स हैं, 7 डिफरेंट लेयर्स को ऐड करने का जो एक बेनिफिट था वो ये है कि इससे हमारे जो कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। इससे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू है, सो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किस लेयर पर ये प्रॉब्लम हुआ है। अब जो हमारी फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं इनको हम कहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर लेयर, बिकॉज ये हमारी जो तीनों लेयर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। जो लास्ट 3 लेयर्स होती हैं हमारी, इनको हम कहते हैं हार्डवेयर लेयर, बिकॉज ये हमारी हार्डवेयर बेस्ड हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है हम इसको कहते हैं आवर हार्ट ऑफ OSI। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे जो डेटा की मूवमेंट है प्लस हमारे डेटा के लिए एक पाथ, वो सब डिसाइड होता है। ओके, सो जो हमारे ये लास्ट 3 लेयर्स है, नेटवर्क लेयर, हमारे डेटा लिंक लेयर एंड आवर फिजिकल लेयर, ये हमारे हार्डवेयर लेयर्स हैं। बिकॉज हमारे जो भी डिवाइसेस है, वेदर माई राउटर, माई स्विचेस, हब, रिपीटर, केबल्स, ये सब जो हमारे डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, वो हमारे इन लास्ट 3 लेयर्स पर ही वर्क करते हैं। बाकी जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल्स या इवन हमारे फायरवॉल्स, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, और आजकल के टाइम पे हमारे पास फायरवॉल्स इतने एडवांस हैं कि फायरवॉल्स हमारे हर लेयर पर ही वर्क करते हैं, वेदर माई एप्लीकेशन लेयर और इवन माई फिजिकल लेयर।
ओके, सो इसी के साथ हमारा सेशन ओवर होता है। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।